नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी बाय बीरेन सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी। जैसा कि चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को भारतीय इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इसे देखिए, समझिए और आगे आने वाले परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास होइए, यही मेरी तमन्ना है। और यह वीडियो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी पढ़ने जा रहे हैं। तो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र 1854 की पृष्ठभूमि में थोड़ा हम देख लें कि जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग इस पे बातचीत किए हैं कि किस प्रकार से भारत में 1813 के चार्टर के 43वीं धारा के अंतर्गत भारतीयों की शिक्षा का दायित्व ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पे सौंपा गया। और उसकी 43वीं धारा के जो 1,00,000 रुपए का प्रावधान था, उस 1,00,000 रुपए को लेकर भारत में प्राच्य पाश्चात विवाद हो गया। और वह विवाद इतना बढ़ गया कि वह 20 वर्षों का समय सिर्फ विवाद को सुलझाने में ही लग गया। और अंततः 1833 ईस्वी के चार्टर के अंतर्गत गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, उसमें एक नए विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले का आगमन हुआ। और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उससे सुझाव मांगा और लॉर्ड मैकाले ने किस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा के श्रेष्ठता को साबित कर दिया। और भारतीयों के जो जन आंदोलन, जनमानस की भाषा थी, यानी स्थानीय भाषाएं थी, उसकी उपेक्षा करते हुए अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी विद्वानों की श्रेष्ठता को भारतीयों पे थोपने का प्रयास किया। और यूँ कहें कि थोप दिया। और उसके पश्चात पुनः 1853 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का पुनः नवीनीकरण का वक्त आया, तो ब्रिटिश संसद में भारी शोर शराबा और हंगामा हुआ। और ब्रिटिश संसद में यह बहस जारी रहा और वाद विवाद हुआ कि भारतीयों को अब अधिक समय तक उन्हें उनकी जन भाषा में शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। जैसा कि लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र के द्वारा जो वहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, और उन समस्याओं की अनदेखी अगर किया जाएगा तो वह दिन दूर नहीं कि भारत हमारे हाथ से उपनिवेश के रूप में चला जाएगा। इस परिस्थिति से विवश होकर 1853 ईस्वी में एक संसदीय कमेटी बनी। उन संसदीय कमेटी में जो तत्कालीन शिक्षा की देख रेख के लिए बात कही गई, उसमें उस समय जो 1854 ईस्वी का वुड का घोषणा पत्र है, तो चार्ल्स वुड की भारत में क्या भूमिका है, क्या स्थिति है, भारत में क्या कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि में पीछे विचार करना होगा। क्योंकि चार्ल्स वुड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? तो सबसे पहले भारत में जब 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार के लिए, तो उसके पश्चात पुनः 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के संचालकों का 2 ग्रुप बना दिया गया था। पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे और इन्हीं के अध्यक्षता में यह शिक्षा से संबंधी एक संसदीय समिति का स्थापना किया गया। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। इन्हीं के नाम पर जो उन्होंने शिक्षा संबंधी अपने विचार भारतीयों के लिए प्रस्तुत किया, उसी को हम चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसे हम अभी पहले बता चुके हैं कि भारत के शिक्षा संबंधी मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा अंग्रेजी विद्वानों द्वारा, जेम्स द्वारा दिया जाता है। तो इसमें हम देखें, सबसे पहला प्रमुख है आने का कारण। मैकाले की एक तरफा शिक्षा नीति और 1853 के चार्टर का हमने जिक्र किया, क्योंकि यह हम शिक्षा की नीति के संबंध में बात कर रहे हैं। और 1853 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लगभग 50% से अधिक क्षेत्रों पर अपना एक अधिकार जमा लिया होता है। और उस समय 1854 में ही एक लॉर्ड डलहौजी जो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है, उसके विलय के सिद्धांत के अंतर्गत और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वह भारत
को एकाएक अपने कब्जे में लेने का प्रयास करता है। तो वह बातें इतिहास के अंतर्गत हम जब इतिहास पे वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इतिहास से संबंधी बातों को तो देखा जाएगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि वुड के घोषणापत्र के आने का कारण, तो सबसे प्रमुख जो कारण था वह मैकाले की एक तरफा शिक्षा नीति थी। अर्थात आप देख चुके हैं कि 1833 ईस्वी के चार्टर के अंतर्गत मैकाले का जो आगमन होता है और उसने 1834 ईस्वी में जो अपना विवरण प्रस्तुत करता है और 1835 में उसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के तहत अंग्रेजी शिक्षा की प्रधानता श्रेष्ठता स्थापित कर दी गई और निस्यंदन का सिद्धांत अपनाया गया। अर्थात कि भारतीयों के सभी जनमानस की शिक्षा की उपेक्षा करते हुए कुछ उच्च वर्ग की शिक्षा की बात की गई, जो कि उसे एक तरफा अंग्रेजी साहित्य को श्रेष्ठता के संबंध में ही बातें की गई। इसी को लेकर यह इंग्लैंड में जब 1853 ईस्वी के चार्टर की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी, जैसा कि हम लोग बात किए हैं कि किस तरह से वहाँ पे व्यापक विवाद हुआ और एक संसदीय समिति का गठन 1853 ईस्वी में, जिसके प्रमुख सदस्य इस प्रकार थे लियन पेरी मार्शमैन इत्यादि, और तत्कालीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसीलिए इसे हम चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र कहते हैं, जो 19 जुलाई 1854 ईस्वी को कंपनी ने घोषित किया था, जो कि एक बृहद आकार का था जिसमें 100 यानी 100 अनुच्छेद थे और इसने भारत से संबंधित शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए विदेशी शिक्षाविदों, भारतीय शिक्षाविदों से मिलकर एक प्रस्तुत किया घोषणा पत्र, जिसके घोषणा पत्र के सुझाव और सिफारिशों पर विचार करना है। तो हम घोषणा पत्र के सुझावों और सिफारिशों पर देखें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि भारतीयों की शिक्षा का पूर्ण दायित्व कंपनी का है। अर्थात वुड ने यह स्पष्ट किया कि भारतीयों की शिक्षा का पूर्ण दायित्व कंपनी का है। अर्थात उन्होंने कहा यदि कंपनी भारतीयों के ऊपर अपना प्रशासनिक अधिकार स्थापित किया है और यदि वह भारत में अपना सुचारू रूप से कार्य का संचालन करना चाहती है तो वह भारतीयों की शिक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। इस प्रकार यहाँ देखते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। जो कंपनी अब तक भारतीयों की जनमानस यानी भारत की सामान्य जनता की जो शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व से अपने को कम से कम खर्च करके अपने को बचाने का प्रयास कर रही थी, उस पे वुड के घोषणा पत्र के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीयों की शिक्षा का पूर्ण दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को ही है। और तो और यहाँ पर जो मैकाले की एक तरफा शिक्षा नीति थी उसका खंडन करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी व देसी भाषाएं होंगी। अर्थात कहीं न कहीं ब्रिटिशर को इंग्लैंड के आने जाने वाले ईसाई मिशनरियों विद्वानों को यह लगा कि लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र के तहत भारतीयों की स्थानीय भाषा का उल्लंघन किया गया है, स्थानीय भाषा की उपेक्षा की गई है। इसलिए चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में यह स्पष्ट कहा गया कि शिक्षा का जो माध्यम हो वो अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय देसी भाषाएं भी होनी चाहिए। और आगे कहा कि लंदन के तर्ज पर भारत में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। अर्थात जैसा कि हम पहले ही जानते भी हैं, हम लोग बात कर चुके हैं कि इंग्लैंड भारत में जो 3 प्रेसिडेंसी बनाया वह पहला कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। अर्थात कि वह तीनों जगह जो प्रेसिडेंसियाँ बनी हुई थी वहाँ पर भारतीयों की शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई, और वो भी ऐसा विश्वविद्यालय जो लंदन के तर्ज पे, अर्थात कि अंग्रेजों की जो शिक्षा व्यवस्था में सिरमौर व्यवस्था विश्वविद्यालयों की होती है, उस विश्वविद्यालय के ही तर्ज पर भारत में तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात आयोग द्वारा कहा गया। और आगे भारत में क्रमबद्ध शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। अर्थात भारत में पहली बार, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि
चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारतीयों की शिक्षा का पूर्ण दायित्व है, पूरा भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी के अंतर्गत उन्होंने आगे कहा कि भारत में क्रमबद्ध शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए, कि भारत में एक क्रमबद्ध, जैसे क्रमबद्ध की स्थापना की बात, जैसे प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी कि प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक एक क्रमबद्ध शिक्षा देने की बात कही गई वुड की घोषणा पत्र के अंतर्गत। और आगे आयोग ने कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर बल दिया जाए, अर्थात कि शिक्षक जो हों वह उचित प्रकार से प्रशिक्षित हों। बिना प्रशिक्षित शिक्षकों के भारतीयों को शिक्षा देना बेईमानी होगी। कहीं न कहीं यहाँ बहुत ही निष्पक्ष होकर वुड के घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात जो कही गई वह वुड के घोषणा पत्र के अंतर्गत ही कहा गया कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी उचित स्थान दिया जाए, उचित प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। आगे घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया, अर्थात अब तक जो भारतीयों की शिक्षा की बात चल रही थी इससे पूर्व, उसमें कहीं न कहीं व्यावसायिक शिक्षा की अवहेलना की गई थी। और यहाँ पर वुड के घोषणा पत्र के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर जोर, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर, यानी कि भारतीयों को अब समय आ गया है कि इस प्रकार की शिक्षा दिया जाए कि भारतीय अपने जीविकोपार्जन के हेतु कोई न कोई कौशल सीखें, यानी कि व्यावसायिक दक्षता, कि वह किसी न किसी व्यवसाय करने और व्यवसाय के अंतर्गत उत्पादन में अपनी भूमिका निभाने को आगे बढ़ें, सक्षम हो। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई। और इसके अतिरिक्त जो एक प्रमुख सिफारिश और सुझाव दिया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय भी इसकी आवश्यकता हो रही है, इस समय भी इसे देखा जाता है कहीं न कहीं यह शिक्षा के मामले में ये दोनों वर्ग पिछड़े हुए हैं। जैसे स्त्री शिक्षा व मुस्लिम शिक्षा को भी अनुदान दिया जाए, यानी कि कहीं न कहीं स्त्री शिक्षा जो कि काफ़ी ग्राफ नीचे हो चुका था, स्त्री शिक्षा 9 के बराबर थी, तो पहली बार अगर किसी ब्रिटिश घोषणा पत्र या ब्रिटिश नीति के अंतर्गत अगर यह स्त्रियों की शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा को भी अनुदान देने की बात कही गई तो यह कहीं न कहीं वुड के घोषणा पत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण यह सुझाव और घोषणा थी। और इसके अलावा देखिए ऊपर एक छूट गया साइड में, सहायता अनुदान प्रणाली, अर्थात इसमें भारत में शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए वुड डिस्पैच अर्थात वुड के घोषणा पत्र के अंतर्गत यह कहा गया कि भारत में शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान प्रणाली विकसित किया जाए, जिससे कि भारत में शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा सके। और अब यहाँ हम देखें कि घोषणा पत्र के दोष, तो घोषणा पत्र के दोष हम देखेंगे। इसके पहले एक बार हम लोग वुड के घोषणा पत्र पर व्यापक ससरी एक बार पुनर्वलोकन कर लिया जाए कि आने का कारण जो था वह मैकाले की एक तरफा शिक्षा नीति थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1793 ईस्वी से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को प्रत्येक 20 वर्ष पे नवीनीकृत किया जाता था। इसी तरह 1853 के चार्टर की बात चल रही थी और 1853 के अंतर्गत ही यह महसूस किया गया था कि लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों की शिक्षा की अवहेलना किया है, जिसके वजह से भारत में एक अजीब तरह यानी भारत में एक आक्रोश उत्पन्न हो गया है और भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेदारी कंपनी को लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो किसी भी समय भारत में शिक्षा संबंधी बातों को लेकर एक आंदोलन हो सकता है और इंग्लैंड को अपना उपनिवेश भारत को खोना पड़ सकता है। इसलिए विवश होकर भारत में शिक्षा के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति की गठन किया गया, जो 1853 ईस्वी में सदस्य लिए पैरी मार्समैन अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड थे। इन्हीं के नाम पे इसका नाम चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र बना। और जैसा कि इसमें सुझाव और सिफारिशों में
स्पष्ट किया गया कि कंपनी को दायित्व दे दिया गया और ये भी कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग की भी स्थापना की जाएगी, कि भारत के प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग जो कि शिक्षा से संबंधित चीज़ों का निरीक्षण करेगी। यानी कि भारत में एक जो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की बात कही गई, उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रांत के शिक्षा विभाग को दे दिया जाएगा, जिससे कि भारत में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से विकसित हो सकेगी, आगे बढ़ सकेगी। और यह सब यहाँ देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वुड के घोषणा पत्र को भारत का मैग्ना कार्टा कहना तत्कालीन समय में, आधुनिक समय में अगर इसका मूल्यांकन कहा जाए तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में यह प्रगतिशील घोषणा पत्र था। अब यहाँ इसके घोषणा के दोष को थोड़ा देखें तो दोषपूर्ण शिक्षा नीति सिर्फ अंग्रेजों के स्वामी भक्त तैयार करने की नीति, अर्थात कि जो शिक्षा नीति बनाई गई वह दिखावे के लिए बनाई गई। दिखाने के लिए तो यहाँ भारतीयों की शिक्षा की बात कही गई, भारतीयों को क्रमबद्ध विद्यालयों को प्रोवाइड कराया गया, लेकिन कहीं न कहीं केंद्र में जो व्यवस्था रखी गई, ऐसी शिक्षा नीति बनाई गई थी जो अंग्रेजों के स्वामी भक्त तैयार करे, अर्थात ऐसी शिक्षा बनाई गई, ऐसी शिक्षा नीति बनाई गई कि वहाँ लोग देशभक्त और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों की फौज खड़ी न हो सके, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज भक्त तैयार करने की नीति को क्रियान्वयन किया गया। यानी कि सैद्धांतिक रूप से तो कहा गया कि भारतीयों को शिक्षित करके भारतीयों को आगे बढ़ाने की बात, लेकिन कहीं न कहीं जब उसका व्यवहारिक रूप में उसका एप्लीकेशन किया गया, उसे व्यवहारिक धरातल पे उतारा गया, तो ऐसी शिक्षा नीति बनाई गई, ऐसे रूप में उतारा गया कि अंग्रेजों के स्वामी भक्त तैयार हो सके। यह बहुत ही बड़ी समस्या थी। यह समस्या आज भी दिखाई देती है कि भारत की शिक्षा नीति कहीं न कहीं इन शिक्षा नीतियों से प्रभावित रही है, जिसके वजह से आज पढ़े लिखे लोगों के अंदर सिर्फ स्वामी भक्ति ही जग रही है। और कैसी स्वामी भक्ति, जो आप लोगों के सामने है कि किस तरह से भारत में आधुनिक लोगों के द्वारा भारतीयों का शोषण किया जा रहा है। उसमें पढ़ा लिखा वर्ग पूरा कदम से कदम मिलाकर सक्षम है, और यह भी अपने ही लोगों के शोषण करने में इनका सहयोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं यही शिक्षा नीति आज भी किसी न किसी परिवर्तित रूप में चल रही है। तो उस समय का जो शिक्षा नीति क्रियान्वित की गई थी, उसका परिणाम आज भी हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण दोष, अंग्रेजी भाषा की प्रधानता, देसी भाषाओं की सिर्फ आंशिक अभिव्यक्ति, अर्थात अभी भी अंग्रेजी भाषा की प्रधानता बनी रही। कहने के लिए तो भारतीय भाषाओं में भी, देसी भाषाओं में भी शिक्षा देने की बात कही गई, लेकिन कहीं न कहीं यह देखने में रहा कि अभी भी अंग्रेजी की प्रधानता बनी रही और देसी भाषाओं के रूप में सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए थोड़ा बहुत शिक्षण संस्थानों को बनाया गया, मतलब कि नाम मात्र का। यह बहुत बड़ा दोष था। और अगला बहुत महत्वपूर्ण दोष है विदेशी मॉडल पर, यानी कि विश्वविद्यालय खोलने की जो बात थी, भारत पर विदेशी मॉडल विश्वविद्यालयों की थोपना, जैसा कि यह कमी बहुत ही महत्वपूर्ण रही। और आज भी इसका परिणाम हम देख सकते हैं कि भारत पर जो विदेशी मॉडल विश्वविद्यालय थोपा गया, उन विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली, वह जब अपने यहाँ विश्वविद्यालयों या अपने यहाँ शिक्षा व्यवस्था उत्पन्न होती है, अपनी परिस्थितियों, अपने परिवेश के आधार पर पनपती है और आगे बढ़ती है, तो उसका विकसित रूप बहुत ही बेहतर और उच्च कोटि का होता है। जबकि हमारे यहाँ भारत में विदेशी मॉडल के विश्वविद्यालय थोप दिए गए हैं। इस मामले में भारत में रचनात्मकताओं में वृद्धि नहीं हो पा रही है, और यह विश्वविद्यालय भारतीय पर थोपना बहुत ही निंदनीय कार्य था। लेकिन आज भी भारत में जो विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, वह विदेशी मॉडल पर ही स्थापित होती है, जो कि भारत के विकास के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है।
और इस पर एक बार हमारे शिक्षाविदों को विचार करना होगा कि किस प्रकार विश्वविद्यालयों को हम भारतीयकरण दौर से गुजारें कि भारतीय तत्कालीन देश परिवेश और वातावरण को ध्यान में रखते हुए हम भारत को विश्व गुरु अगर बनाने की बात करते हैं तो कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था को अपने तरीके से, अपने स्वदेशी तरीके से आगे बढ़ाना होगा। अन्यथा जो स्थिति हम आयातित व्यवस्था के अंतर्गत जी रहे हैं, त्रिशंकु की तरह, न कि ऊपर ही जा सकते न नीचे ही जा सकते, बीच में त्रिशंकु की तरह अटके हुए हैं, तो कहीं न कहीं भारत को भारतीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है, न कि विदेशी मॉडल की जो 1854 ईस्वी के वुड घोषणा पत्र के तहत भारत पर थोप दिया गया था, आज तक उसको लेके चला जा रहा है। यह बहुत निंदनीय कार्य है, इसके लिए आगे आना होगा हमारे शिक्षाविदों को। और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का दिखावा, अर्थात जो वुड डिस्पैच के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की भी बात कही गई, जो ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे पाए थोड़ा, लेकिन उसमें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात कही गई, वह मात्र दिखावा था। दिखावा इस मामले में, अगर हम धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे तभी तो हम ईसाई धर्म की शिक्षा भारतीयों को दे सकेंगे, अर्थात कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अंग्रेजी सरकार यह चाहती थी कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो, इसलिए मात्र धर्मनिरपेक्षता का दिखावा करके भारत में ईसाईयत को बढ़ावा देने का जो कार्य वुड के घोषणा पत्र द्वारा किया गया, यह बहुत ही निंदनीय था। और इसके अगला जो सबसे महत्वपूर्ण एक दोष और है कि शिक्षा के महान उद्देश्य की उपेक्षा, शिक्षा का सिर्फ उद्देश्य नौकरी पाना, अर्थात जो आज इसका परिणाम देखने में आ रहा है कि शिक्षा के महान उद्देश्य, अब यहाँ बात है शिक्षा के महान उद्देश्य, शिक्षा का महान उद्देश्य यह है कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे, उसे के अंदर के अंधकार को बाहर निकाले, बालक को जो उसके अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं उन्हें बाहर निकालें और उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करे, जिससे वह अपने भावी जीवन के प्रति आशावान्वित होते हुए अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को उन्नत के शिखर पर ले जा सके। यह शिक्षा के महान उद्देश्य की उपेक्षा करते हुए शिक्षा का सिर्फ उद्देश्य नौकरी पाना रखा गया। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा इस प्रकार भारतीयों को देने की चालाकी की गई कि भारतीयों को इस प्रकार शिक्षा दिया जाए जिससे कि भारतीय लोग क्या करें कि अंग्रेजों के भक्त बने रहें और सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरी करते रहें और गुलामी की मानसिकता बनी रहे। इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य रखा गया और शिक्षा के महान उद्देश्य की अवहेलना की गई। तो मित्रों, यह देखिए किस प्रकार से हम लोग वुड के घोषणा पत्र को एक सरसरी नज़र से देख लिए और वुड के घोषणा पत्र पर व्यापक आलोचनात्मक दृष्टि डालें तो तत्कालीन परिस्थितियों में कहीं न कहीं यह एक प्रगतिशील कदम था, लेकिन अगर इसका व्यापक प्रभाव देखें तो इसके व्यापक प्रभाव के अंतर्गत हम लोग आज भी इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाए। कहीं न कहीं ये जो समस्याएं, जो दोष हैं, ये आज भी है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वह कहीं न कहीं अपने आम जन सामान्य भारतीय जनता से कट जाता है और वह शासन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है, जो कहीं न कहीं यह जो अंग्रेजों, उस समय अंग्रेज जो थे वह हमारे यहाँ प्रशासन का देख रेख करते थे और इनके अंतर्गत जो हमारे नौकरी करने वाले नौकरशाह थे, जनसेवक कहने के लिए नौकरशाह थे, वो अंग्रेजों के प्रति अपनी सहानुभूति देते थे। तो आज भी जो हमारे जनसेवक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो कहीं न कहीं आज भी वो जनता के सेवक के रूप में नहीं, वह कहीं न कहीं भारत के जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसमें जाकर अपनी जनता पर ही प्रशासन के भक्त बने हुए हैं और अपने जनता पर ही अत्याचार और शोषण पे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे कहीं न कहीं हमारे देश के, हमारे राष्ट्र का जो गौरव ऊपर जाना चाहिए उसे वह अभी भी गर्त में ले जा रहे हैं। इस पे एक बार विचार करना होगा। तो मित्रों, ये देखने के बाद वुड का घोषणा पत्र और वुड के घोषणा पत्र से जो परीक्षाओं में टेट, सुपर टेट में जो क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता है कि भारत के किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र 1854 ईस्वी को। और वुड का घोषणा पत्र कब आया तो 1854 ईस्वी में,
और भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना किस घोषणा पत्र के अंतर्गत किया गया? तो यह वुड के घोषणा पत्र के अंतर्गत। और भारत में सर्वप्रथम कहाँ कहाँ विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। और यह क्वेश्चन आता है कि भारत में क्रमबद्ध शिक्षण संस्थानों की स्थापना के संबंध में किस आयोग या किस घोषणा पत्र के अंतर्गत कहा गया है? तो यह वुड के घोषणा पत्र के अंतर्गत। और भारत में शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात किस आयोग के तहत की गई है? तो वुड के घोषणा पत्र के अंदर। यही सब क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मित्रों, यह देख लिए आप। इसके बाद अगले वीडियो में आगे की चीज़ों को जो इससे संबंधित होगा, आगे अगले क्रम में जो समसामयिक भारत में शिक्षा से संबंधित इसके अगला प्रश्न और टॉपिक होगा, उस पर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।